हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 14 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स है ये आपके आसपास होने वाले समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित होती हैं। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको दोस्तों इस लेक्चर के पीडीएफ की जरूरत है तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602319713 और दूसरा नंबर है 8770536009। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ध्यान से सुनना है आपको। पहला क्वेश्चन, टेली लॉ ऑन व्हीकल्स अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? यानी दोस्तों वह कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा टेली लॉ ऑन व्हीकल्स अभियान शुरू किया गया है? दोस्तों अब इसमें एक शब्द आया है, लॉ शब्द आया है। लॉ का अर्थ होता है कानून। तो यह कानून मंत्रालय या विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? विधि और न्याय मंत्रालय। यह अभियान कब से कब तक चलाया गया है? तो 8 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर 2021 तक चलाया गया है। और इस अभियान में जो इस अभियान से संबंधित संदेश हैं उनके लिए एक मोबाइल वैन भी चलाई गई है, जिसमें लोगों को जागरूक करने के लिए, उनके अधिकारों के संबंध में सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इस वैन को चलाया गया है। दोस्तों वर्तमान में विधि और न्याय मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं। और इसके अलावा 13 नवंबर को इस मंत्रालय ने यानी विधि और न्याय मंत्रालय ने सिटीजन्स टेली लॉ मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। किसने पेरिस फ्रांस में अपना रिकॉर्ड 37वां मास्टर्स खिताब जीता है? तो दोस्तों उस खिलाड़ी का नाम है नोवाक जोकोविच। यानी नोवाक जोकोविच ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में अपना रिकॉर्ड 37वां मास्टर्स खिताब अपने नाम किया है। इस मुकाबले में उन्होंने रूस के डेनिल मेदवेदेव को हराया है। दोस्तों नोवाक जोकोविच की बात करें तो यह सर्बिया के खिलाड़ी हैं और डेनिल मेदवेदेव रूस के खिलाड़ी हैं। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो मास्टर्स खिताब हुआ था उसमें किसने जीत हासिल की है? नोवाक जोकोविच ने। किसको हराया है? डेनिल मेदवेदेव को। दोस्तों अगर हम बात करें नोवाक जोकोविच की तो वह उनका रिकॉर्ड 37वां मास्टर्स खिताब है। दोस्तों इस जीत के साथ जोकोविच लगातार 7वें साल एटीपी वर्ल्ड नंबर 1 रैंक पर बने रहेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए मास्टर्स खिताब की, तो इसमें विजेता कौन कौन से रहे हैं, यानी विनर कौन कौन रहा है? तो अगर हम सिंगल की बात करें तो इसमें नोवाक जोकोविच विनर रहे हैं, और डबल्स की बात करें तो इसमें विनर रहे हैं टिम पुट्स और माइकल वीनस। तो इन दोनों लोगों की जोड़ी ने डबल का खिताब जीता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ISSF प्रेसिडेंट कप 2021 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इसका आंसर है 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ISSF के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है दोस्तों, यह शूटिंग से रिलेटेड संस्था है जिसकी स्थापना 1907 में की गई थी। और इसका मुख्यालय, आप ध्यान से सुनिएगा, इसका मुख्यालय है म्यूनिक, जर्मनी में। तो दोस्तों ISSF के द्वारा प्रेसिडेंट कप का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगर हम बात करें गोल्ड मेडल की तो मनु भाकर को दोनों गोल्ड मेडल मिले हैं। दोस्तों 25 मीटर की रैपिड फायर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने गोल्ड मेडल जीता, और इसी प्रकार से 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम प्रतियोगिता में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सिल्वर की बात करें तो महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल रजत व्यक्तिगत प्रतियोगिता में राही सरनोबत ने सिल्वर मेडल जीता, और सौरभ चौधरी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल जीता है अभिषेक वर्मा ने। दोस्तों अभिषेक वर्मा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ISSF प्रेसिडेंट कप से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में आचार्य JB कृपलानी की जयंती कब मनाई गई? तो इसका आंसर है 11 नवंबर को। दोस्तों 11 नवंबर को JB कृपलानी की जयंती मनाई गई है, और इसी दिन मौलाना अबुल कलाम आजाद की भी जयंती मनाई गई है। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आचार्य JB कृपलानी के बारे में। तो दोस्तों आचार्य JB कृपलानी का जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को। सिंध प्रांत में हुआ था, जो कि हैदराबाद पाकिस्तान में है।
दोस्तों उनका मूल नाम था जीवतराम भगवान दास कृपलानी, जिन्हें हम शॉर्ट में जेबी कृपलानी या आचार्य कृपलानी के नाम से जानते थे। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे, भारतीय पॉलिटिशियन थे और इसके अलावा एक अच्छे शिक्षाविद थे। दोस्तों साल 1912 से 1927 तक उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह से शामिल होने से पूर्व विभिन्न संस्थानों का अध्यापन कार्य भी किया है, यानी बहुत सारी संस्थाओं में उन्होंने पढ़ाया भी है। दोस्तों साल 1922 के आसपास जब भी महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ में अध्यापन कर रहे थे, तब उन्हें आचार्य का नाम दिया गया था। यानी आचार्य उपनाम जो है उन्हें कहाँ मिला था? महात्मा गांधी के द्वारा बनाए गए गुजरात विद्यापीठ में। दोस्तों अगर हम बात करें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इन्होंने कौन कौन से वर्क किए हैं, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 तक चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो शुरू हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में शुरू हुआ था, इन सभी आंदोलनों में आचार्य जेबी कृपलानी ने हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता के समय वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी जो INC है उसके अध्यक्ष थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होगा दोस्तों कि स्वतंत्रता के समय वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत की अंतरिम सरकार जो कि 1946 से 47 तक चली थी और भारत की संविधान सभा में भी योगदान दिया था। दोस्तों आजादी के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की और इस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य बन गए। 1952, 1957, 1963 और 1967 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में उन्होंने लोकसभा में प्रवेश किया था, यानी लोकसभा के वो सदस्य बने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में। कब कब बने दोस्तों? 1952, 57, 63 और 67 में। उन्होंने भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ था, उसके तुरंत बाद 1963 में लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। दोस्तों याद रखना है कि जब भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में, उसके बाद 1963 में उन्होंने ही यानी जेबी कृपलानी ने ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। दोस्तों साल 1963 में एक कांग्रेसी नेता सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं, जो देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। कौन है दोस्तों देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? सुचेता कृपलानी। और किस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी? ये उत्तर प्रदेश की। और अगर हम बात करें सुचेता कृपलानी की, तो ये आचार्य कृपलानी की पत्नी थी। और दोस्तों आचार्य कृपलानी कांग्रेस के विरोधी थे और सुचेता कृपलानी कांग्रेस की मुख्यमंत्री के रूप में बनी थी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। दोस्तों वह नेहरू की नीतियों और इंदिरा गांधी के शासन के आलोचक थे। यानी जेबी कृपलानी की बात करें तो वो नेहरू की नीतियों से प्रभावित नहीं थे, उनके विरोधी थे, उनके आलोचक थे और इंदिरा गांधी के शासन के भी वो आलोचक रहे हैं। उन्होंने आपातकाल यानी 1975 के दौरान गिरफ्तारी भी दी थी। उनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है माई टाइम्स, तो जिसे 2004 में मरोड़ों उपरांत प्रकाशित किया गया था। तो दोस्तों ये थी जेबी कृपलानी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको। एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है दोस्तों दिल्ली। यानी दिल्ली में एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन शुरू किया गया है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में प्रदेश में खुले में अपशिष्ट पदार्थों को जलाने और वायु प्रदूषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए 11 नवंबर से लेकर के 11 दिसंबर 2021 तक दिल्ली में एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन शुरू करने की घोषणा की है। यानी दोस्तों दिल्ली सरकार का यह कहना है कि अब खुले में किसी भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ नहीं जलाए जाएंगे और ना ही वायु प्रदूषण से संबंधित घटनाएं की जाएंगी। यह घोषणा दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद किया गया है। आपको पता हो कि बीते दिनों दीपावली के अवसर पर राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 503 के गंभीर स्तर पर पहुंच चुका था। इसके बाद दिल्ली सरकार एक्शन में आई और उसने कौन सा अभियान चलाया है? एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन। दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद दिल्ली सरकार के द्वारा एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन को शुरू करने की घोषणा की गई, यानी इसका निर्णय लिया गया। दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री आप याद रखिएगा अरविंद केजरीवाल हैं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा देश COP27 सम्मेलन 2022 की मेजबानी करने वाला है? तो उस देश का नाम है दोस्तों मिस्र। यानी मिस्र में COP27 सम्मेलन होगा। अगर हम बात करें COP26 सम्मेलन की, जो है 2021 में हुआ है और कहाँ हुआ है? ग्लासगो
स्कॉटलैंड में। दोस्तों कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। दोस्तों इसको आप ध्यान से सुनिएगा कि जब पूरे विश्व के जो शक्तिशाली नेता हैं वो आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो उसी कॉन्फ्रेंस को ही हम कॉप बोलते हैं। तो अगला सम्मेलन 2022 में होने वाला है, मिस्र में होगा। और दोस्तों जो कॉप है उसका फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, उसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और जो 26 या 27 है, इसका मतलब है कि यह 26वां या 27वां सम्मेलन है। दोस्तों पहला कॉप सम्मेलन 1995 में बर्लिन में हुआ था, जो कि जर्मनी में है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां हुआ है? तो यह हुआ है भुवनेश्वर में। और दोस्तों भुवनेश्वर कहां है? उड़ीसा में है। केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय ने मान्यता हासिल करने वाली योगासन की पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन 11 से लेकर के 13 नवंबर के बीच उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ है। यानी दोस्तों योगासन की पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, जिसमें 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। तो दोस्तों योगासन को भी खेल माना गया है केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्रालय के द्वारा, और उसकी चैंपियनशिप आयोजित कराने का भी उसने अनुमति प्रदान किया हुआ है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। नेहरू डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों उनका नाम है त्रिपुरदमन सिंह और आदिल हुसैन। यानी दो लोगों ने इस पुस्तक को लिखा है, तो उनके आप नाम जरूर याद रखिएगा। त्रिपुरदमन सिंह और आदिल हुसैन, इन दोनों लोगों ने नेहरू द डिबेट्स दैट्स डिफाइंड इंडिया को लिखा है। दोस्तों इस पुस्तक में पंडित जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक दृष्टि के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे ये। अब हम डिस्कस करते हैं 13 नवंबर 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स की, यानी 13 नवंबर 2021 का रिवीजन कर लेते हैं। तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो उस देश का नाम है नेपाल। दोस्तों भारत ने 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो उस वेब पोर्टल का नाम है ई अमृत पोर्टल। एनसीबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है सत्यनारायण प्रधान। दोस्तों मोरीनारी वतनवे को कितने साल के लिए अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है 3 साल के लिए। विश्व निमोनिया दिवस यानी वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया गया? आंसर होगा इसका 12 नवंबर को। तो दोस्तों ये थे 13 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों रोज हम जीके के क्वेश्चन भी रिवाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो अगर हम बात करें भारत में पहली रेल की, तो यह बंबई से थाने के बीच चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर है कोलकाता में। और भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो उनका नाम था स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में चांद पर गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? तो इनका नाम था सुचेता कृपलानी, और ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो उनका नाम था पंडित भगवत दयाल शर्मा। क्या नाम था दोस्तों? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में है। और दोस्तों लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो उनका नाम था त्रिगवेली। दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी बताएंगे कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है। अब हम उन प्रश्नों की बात करेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों बीच बीच में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको भी आप ध्यान से सुनिएगा और उनके भी आंसर दीजिएगा। और ये 4 क्वेश्चन है, इनके भी आंसर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन है? दूसरा क्वेश्चन है, डैनियल मेदवेदेव का संबंध किस खेल से है? तीसरा क्वेश्चन है, मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? और चौथा क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन थे? तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।
दोस्तों अब हम वो नाम डिस्कस करते हैं जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। पहला नाम है रूपाली ठाकुर का, दूसरा नाम है रोहित पवैया का, तीसरा नाम है आशीष परमार का, चौथा नाम है दोस्तों सौरभ का, और पांचवा नाम है कमर आलम का, और दोस्तों छठा नाम है प्रांजल शेखावत का। तो इन सभी लोगों ने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं, बहुत ही सही जवाब दिए हैं, तो आप भी आंसर दीजिएगा। और दोस्तों आप स्टडी कर को खबरी ऐप पर फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों खबरी ऐप पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप उनके माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा, राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे आपको उस कोर्स में छूट मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा हर एक प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।